हेलो स्टूडेंट्स, ठोस अवस्था नामक चैप्टर से पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था संकुलन। छात्रों, संकुलन से ही संबंधित एक टॉपिक आज है संकुलन क्षमता। छात्रों, निबिड़ संकुलन में आपने पढ़ा था एक विमीय निबिड़ संकुलन, दो विमीय निबिड़ संकुलन और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। अब है संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता क्या होती है? अंग्रेजी में इसे कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। क्या है पैकिंग एफिशिएंसी? किसी भी एकक कोष्ठिका में जो उपलब्ध स्थान होता है उस स्थान का अधिक से अधिक भाग घेरा जा सके, उसी को कहते हैं संकुलन क्षमता। छात्रों, देखते हैं संकुलन क्षमता। तो उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो छात्रों, सबसे पहले हमारा चैनल पीएस केमिस्ट्री क्लासेस अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लगातार वीडियो देखते रहें। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में आप पढ़ेंगे संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता क्या होती है? संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है? ये संकुलन क्षमता का अर्थ होता है कि कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो कणों द्वारा संपूरित होता है। कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो कणों द्वारा संपूरित होता है। संपूरित होता है का मतलब होता है घेरा जाता है। जैसे कोई एकक कोष्ठिका है और उस एकक कोष्ठिका का किसी भी कण द्वारा अधिक से अधिक जो स्थान घेरा जा सके, वो अधिक से अधिक जो प्रतिशत स्थान घेरा जा सके, वही कहलाता है संकुलन क्षमता। स्टूडेंट्स, तो परिभाषा इसकी नोट कर लें। कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो कणों द्वारा संपूरित रहता है। संपूरित रहता है का अर्थ होता है कि कण जो होते हैं, परमाणु, अणु या आयन, उन कणों द्वारा जो प्रतिशत भाग घेरा जाता है वही कहलाता है संकुलन क्षमता। कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो कणों द्वारा संपूरित रहता है संकुलन क्षमता कहलाता है। अब इसके लिए छात्रों एक डेरिवेशन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, इसे देखते हैं HCP एवं CCP संरचनाओं में संकुलन क्षमता। तो छात्रों, HCP एवं CCP संरचनाओं में संकुलन क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे? तो स्टूडेंट्स, ABCD EFGH ये एक एकक कोष्ठिका है। इसमें ये 8 कोने हैं ABCD EFGH। अब इसमें एक कोई फलक ले लेते हैं। जैसे यहाँ फलक ये ले लिया, ABCD फलक ले लिया, और इस ABCD फलक में एक फलक विकर्ण है AC। HCP और CCP की संरचना एक समान होती है, तो इसमें हम CCP को लेकर चलते हैं। तो CCP में देखें, यहाँ पर इस प्रकार की एकक कोष्ठिका जो है, इसमें आपको मालूम है कि कोने पर परमाणु उपस्थित होते हैं। कोने 8 होते हैं, इन 8 कोनों पर परमाणु उपस्थित होते हैं। अब 8 कोनों के अतिरिक्त एक परमाणु इसके प्रत्येक फलक पर भी होता है, इसके प्रत्येक फेस पर होता है। तो किसी एक फेस को ले लेते हैं, जैसे ये ले लिया, ये फेस का सेंटर होगा। अब परमाणु कोनों पर है, तो इस प्रकार से ये कोनों पर परमाणु हो गया, ये परमाणु कोनों पर हो गया। और एक परमाणु जो इसका जो फलक होता है, एक परमाणु इस फलक के केंद्र में हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें कि ये जो पूरा फलक है, इस फलक का जो विकर्ण है, इस फलक के विकर्ण पे त्रिज्याएं 4 मिल रही हैं। देखो, एक त्रिज्या इस कोने वाले गोले की और एक त्रिज्या इस कोने वाले गोले की। और इस जो ये केंद्र, जो फलक के केंद्र में गोला है, इसमें स्टूडेंट्स ये गोला पूरा फलक पर ही स्थित है, इसमें 2 त्रिज्याएं हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर R बराबर हो गया, यानी जो त्रिज्या है, त्रिज्या हो गई 4R। इसमें त्रिज्या बराबर क्या हो गया? 4R। जो एकक कोष्ठिका होती है, इस एकक कोष्ठिका में अगर हम भुजा को A मान लें,
तो भुजाएं सभी बराबर हैं, तो सभी भुजाएं ए हो जाएंगी। और जो यहाँ फलक विकर्ण है, इस विकर्ण को मान लिया स्मॉल बी, विकर्ण को बी मान लिया। तब स्टूडेंट्स इसमें देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, यह है त्रिभुज यहाँ बन गया, यह त्रिभुज ए बी सी। आपको मालूम है यहाँ पर कोना है, कोना जो होता है उसमें ये कोर और ये कोर, इन दोनों के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, 90 अंश का कोण होता है। तो ये कोण हो जाएगा 90 अंश का। जब कोण एक 90 अंश का होगा तब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में। अब स्टूडेंट्स देखते हैं त्रिभुज एबीसी कौन सा है। ये यहाँ पर ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये बना त्रिभुज एबीसी। ये इसे हाईलाइट थोड़ा किए दे रहे हैं, यह है त्रिभुज एबीसी। अब त्रिभुज एबीसी में स्टूडेंट्स देखते हैं कि यहाँ पर जो बी है ये विकर्ण है, यानी जो ए और सी की जो दूरी है इसे बी से प्रदर्शित किया है, तो इसकी दूरी है बी और भुजाएं सभी ए हैं। तो पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कर्ण का वर्ग, कर्ण जो है AC है, यानी होगा AC स्क्वायर बराबर, AC स्क्वायर बराबर यहाँ से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इनके मान लगा देते हैं। जो यहाँ पर AC है, AC का मान है B, तब ये होगा स्टूडेंट्स B स्क्वायर, V स्क्वायर बराबर क्या होगा, V स्क्वायर बराबर AB, यहाँ पर क्या है AB स्क्वायर, AB स्क्वायर जो है तो ये होगा AB, और AB का मान मान लिया है, AB का मान A है, तो A स्क्वायर प्लस BC भी A है, क्योंकि जो एकक कोष्ठिका होती है इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी होगा A स्क्वायर, V स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसे देखते हैं, B स्क्वायर बराबर क्या होगा, A स्क्वायर और A स्क्वायर जोड़ दो 2A स्क्वायर, तो ये होगा V स्क्वायर बराबर, यहाँ से स्क्वायर हटा दो तो V बराबर क्या होगा √2A, √2A, क्योंकि यहाँ पर A स्क्वायर है, इसका अंडर रूट जब करोगे तो ये क्या हो जाएगा V बराबर 2 का अंडर रूट, इसे अंडर रूट में ही रहने दो, और जो A स्क्वायर है वो वर्गमूल से कैंसिल हो जाएगा, A आ जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा V बराबर √2A। अब स्टूडेंट्स इसमें आगे देखते हैं, एक जो विकर्ण पर परमाणु है इसकी 2 त्रिज्याएं और इन दोनों कोने की एक एक त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा 4r। त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4r, और त्रिज्या है यहाँ पे किसकी, कौन सी 4r कहाँ मिल रहा है, यहाँ जो B है इस B पर 4 त्रिज्याएं मिल रही हैं, तो ये हो जाएगा B बराबर 4r, B बराबर 4r। अब इसमें मान लगा देते हैं, V बराबर है √2 और V बराबर है 4, तब इसे हम लिख सकते हैं 4r बराबर √2A, और जब 4r बराबर ये √2A होगा तो A से निकाल दो, यानी r बराबर जब निकालोगे तो ये हो जाएगा √2A/4, इसे काट दो, इसे जब काटोगे तो ये बचेगा r बराबर A/2 r बराबर A/2 अब स्टूडेंट्स A बराबर ये r बराबर A/2 कैसे आ गया, इसे थोड़ा देख लो। यहाँ पर जो 4 है, 4 को आप लिख सकते हो 2 × 2, 2 × 2, और जो 2 × 2 है इसे लिख सकते हो √2 × √2 इसे, और दूसरा इसे भी लिख सकते हो √2 × √2। अब इनमें से जो यहाँ पर जो √2 था, इस √2 से एक अंडर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 2, 2 × 2 करोगे तो हो जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल करोगे रह जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 √2। ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसमें आगे देखते हैं, ये तो हो जाएगा आपका r बराबर A/2 इससे अगर A निकालोगे तो ये A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर जब यहाँ से A बराबर निकालोगे तो A ये अंडर रूट आ जाएगा बटे में,
तो ये हो जाएगा 4r अपॉन √2। इसे काटोगे तो ये हो जाएगा a बराबर 2√2r, a बराबर 2√2r। इन संरचनाओं में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो 4 होती है। कुल परमाणु जो होते हैं वो कुल परमाणुओं की संख्या 4 है। यहां नोट कर लेते हैं। इस प्रकार की एकक कोष्ठका, अब स्टूडेंट्स देखें, कुल परमाणु हैं 4 और परमाणु को एक ठोस गोला के रूप में माना जाता है। परमाणु जो होता है एक गोला के रूप में माना जाता है। जब परमाणु एक गोला है, अब यहां पर गोले कितने हो गए? 4 गोले हो गए। अब इनका निकाल लो आयतन, गोले का आयतन, यानी आपको निकालना है क्या? संकुलन क्षमता। जब संकुलन क्षमता निकालनी है, प्रतिशत संकुलन क्षमता बराबर सूत्र होता है स्टूडेंट्स 4 गोलों का आयतन बटे एकक कोष्ठका का कुल आयतन। अब स्टूडेंट्स इसमें देखते हैं 4 गोलों का आयतन, गोले का आयतन, एक गोले का आयतन, गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³। अब एक गोले का आयतन ये है और गोले कितने यहाँ 4, तो इसमें लगा दो मान, तब ये हो जाएगा प्रतिशत संकुलन क्षमता बराबर, प्रतिशत संकुलन क्षमता बराबर 4 गोलों का आयतन, यानी 4 गुणे एक गोले का आयतन है 4/3 πr³, 4/3 πr³। और यहाँ गोले कितने हैं 4, तो प्रतिशत संकुलन क्षमता बराबर होगा 4 गुणे 4/3 πr³। अब स्टूडेंट्स इसमें देखते हैं बटे में है एक एकक कोष्ठका का, यानी एकक कोष्ठका जो होती है उसका कुल आयतन कितना होता है। आपको मालूम है छात्रों कि जो एकक कोष्ठका होती है वो एक घनीय संरचना होती है। जब एक घनीय संरचना होती है तो जो घन होता है उसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं और उसका जब आयतन निकालते हैं तो एक घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, यानी भुजा की पावर 3। जब भुजा क्यूब होता है, चूंकि यहाँ पर भुजा को माना है a, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकक कोष्ठका का कुल आयतन हो जाएगा a³। और a का मान क्या है, a बराबर है 2√2r। जब a बराबर 2√2r है तो यहाँ पर a³ के स्थान पर इसका मान लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 2√2r और इसका है क्यूब, क्योंकि यहाँ पर कुल आयतन लगाया। कुल आयतन जो होता है वो भुजा क्यूब होता है। भुजा आपको ये मिल गई 2√2r, तो इसका लगा दो क्यूब। जब इसका क्यूब लगाओगे अब इसे सॉल्व कर लो, ये होगा 4 चौकू 16 बटे 3, ये हो जाएगा πr³। और इसका जब करोगे यहाँ पे 2√2r है और इसका जब क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा 16√2r³, ये हो जाएगा। अब इसके यहाँ पर गुणा 100, कोई संख्या बटे में से नहीं, 1/1 मान लेते हैं। यहाँ से 16 से 16 कैंसिल और यहाँ r³ से r³ कैंसिल। अब स्टूडेंट इसमें बचेगा क्या, वो देखो, यहाँ बचा है आपका π/3 और इसका बटे, यहाँ गुणा है 100 का और इसका बटे है √2 और इसका कुछ बटे नहीं है तो 1 मान लेते। अब इसमें गुणा कर दो, पहली चौथी संख्या गुणा होता है, तीसरी और दूसरी का होता है, तब इसमें गुणा, जब गुणा करोगे ये हो जाएगा π/100 और इसका बटे 3√2। इसका गुणा कर लेते हैं। जब इसका गुणा करोगे तो पाई का मान होता है 3.14 गुणा 100 और इसका बटे 3 × √2 का मान होता है 1.414। इसमें गुणा कर लेते हैं 3.14 में 100 का जब गुणा करोगे तो हो जाएगा 314 और इसका बटे, अब 3 का गुणा कर दो इसमें, ये आया है आपका 314 बटे 4.242। अब इसमें दे दो भाग, इसमें जो भाग दिया ये हो गया 74.02, अर्थात इसे पूरा लिख सकते हो 74%। अब स्टूडेंट्स इसमें देखें कि जो HCP और CCP संरचनाएं होती हैं, इनकी जो संकुलन क्षमता होती है वो कितनी होती है, 74%। अर्थात इसका अर्थ ये है कि जो HCP और CCP प्रकार की संरचनाएं हैं ये
जो एकक कोष्ठिका है उसमें अधिक से अधिक जो कण स्थान घेर सकते हैं वो 74% स्थान घेर सकते हैं, और बाकी जो बचेगा बाकी का स्थान रिक्त रहता है। उन रिक्त स्थान को कहा जाता है रिक्तिका या रिक्तियां। HCP और CCP संरचनाओं के बाद छात्रों आता है अंतः केंद्रित घनीय संरचनाओं में संकुलन क्षमता। अब स्टूडेंट्स, अंतः केंद्रित घनीय की बात जब आती है, अंतः केंद्रित वे संरचनाएं होती हैं जिनमें परमाणु यानी अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, जो 8 कोने होते हैं, 8 कोनों पर अवयवी कण होते हैं, 8 कोनों के अतिरिक्त अवयवी कण, इसके एक अवयवी कण इसके केंद्र में भी होता है। जो एकक कोष्ठिका होती है इसके केंद्र में, जैसे हमने एग्जाम्पल में आपको बताया था, एक कोई कमरा है और उस कमरे के कोने पर कोई परमाणु है और एक कमरे के बीचों बीच में है। एक परमाणु कहाँ है? कमरे के बीचों बीच में, तो वो होता है अंतः केंद्रित। जो अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, सबसे पहले देखें एकक कोष्ठिका जो ये होती है, अब इसमें स्टूडेंट्स जो परमाणु होगा वो इसमें बीच में कहाँ पे होगा? इसमें एक बीच में परमाणु होगा, परमाणु होगा एक केंद्र में, और कोनों पर परमाणु होंगे, और एक परमाणु जो होगा वो इसके केंद्र में भी होगा, एक परमाणु केंद्र में होगा। अब हम केंद्र वाले परमाणु जब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो सबसे पहले हमें इसके लिए एक फलक मालूम होना चाहिए, अर्थात हम यहाँ से F से D को मिला देते हैं, ये बन जाएगा। अब जब F से D मिलाएंगे तो यहाँ पर एक परमाणु यहाँ पर है, एक इस कोने पर होगा। इस भुजा को हमने मान लिया B, जो फलक विकर्ण है इसे हमने B मान लिया, और जो एकक कोष्ठिका की कोर है वो होंगी A, ये सभी एकक कोष्ठिका, ये सभी कोरें A होंगी, ठीक है। और यहाँ पर जो फलक विकर्ण है B है, और जो काय विकर्ण होगा उसे मान लिया C। तब देखते हैं यहाँ 2 त्रिभुज मिलेंगे। एक तो त्रिभुज मिलेगा EFD, ये त्रिभुज मिलेगा, ये होगा त्रिभुज EFD, ये त्रिभुज मिलेगा। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज पर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो त्रिभुज EFD में, त्रिभुज EFD में किससे? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से FD स्क्वायर बराबर क्या होगा? EF स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर, ED स्क्वायर। अब देखें EF यानी FD स्क्वायर बराबर EF स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। अब FD क्या है? FD यहाँ माना है B, तभी होगा V स्क्वायर बराबर EF स्क्वायर। EF जो है यहाँ माना है A, EF क्या है? A। जब भुजा की लंबाई ये है तो ये भी A होगी, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस फिर है ED, ये है EF और ये है ED, ये भी A है, A स्क्वायर हो जाएगा, यानी B स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2A स्क्वायर। अब इससे हमें B स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 2A स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, जो AFD ये वाला त्रिभुज मिलेगा आपको, AFD ये त्रिभुज होगा, ये त्रिभुज मिलेगा AFD। अब स्टूडेंट्स इस त्रिभुज में देखते हैं, इसमें जो AF है ये काय विकर्ण है, पूरे जो एकक कोष्ठिका है उसका विकर्ण है, तो इसमें ये विकर्ण हो जाएगा। तब त्रिभुज AFD में इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ये होगा AF स्क्वायर बराबर FD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। इसमें मान लगा दो AF स्क्वायर, AF को माना है C, तभी हो जाएगा C स्क्वायर बराबर FD को माना था B, और B यहाँ से आप निकाल चुके हो पीछे, B स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर, तो ये मान लगा देते हैं 2A स्क्वायर प्लस AD
और AD घुमाना है A, तभी हो जाएगा A स्क्वायर। अब यहाँ देखें C स्क्वायर बराबर है 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, अर्थात C स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3A स्क्वायर। जब C स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर हो जाएगा, इसमें निकाल दो C, जब C बराबर निकालोगे तो क्या हो जाएगा √3A। C बराबर हो जाएगा √3A। अब इसमें देखते हैं आगे, ये होगा C बराबर √3A। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर इसमें देखते हैं C क्या है। C यहाँ काय विकर्ण है और काय विकर्ण पर त्रिज्याएं मिल रही हैं 4। एक त्रिज्या इसके केंद्र पर गोला में, 2 त्रिज्याएं, और एक त्रिज्या इस कोने पर गोला में, एक त्रिज्या इस कोने पर गोला में, यानी त्रिज्या R बराबर मिल रहा है। त्रिज्या बराबर कितनी है 4K, यानी त्रिज्या कितनी है, यहाँ त्रिज्याएं हैं 4, 4R, त्रिज्या है 4R। तब ये क्या होगा, इसमें लगा दे मान, यहाँ पर मान लगा दो इसके, तो ये हो जाएगा 4R बराबर होगा √3A। R बराबर जब निकालोगे तो R बराबर क्या हो जाएगा √3A/4, या A बराबर निकालोगे तो A बराबर हो जाएगा 4R/√3। तो ये मान हो गया A का और ये मान हो गया R का। अब स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, इसमें संकुलन क्षमता, प्रतिशत संकुलन क्षमता बराबर गोलों का आयतन, 2 गोलों का आयतन बटे एकक कोष्ठका का कुल आयतन। यहाँ पर जो आयतन होगा वो एकक कोष्ठका का कुल आयतन, और यहाँ गुणा होता है 100 का। इसमें प्रतिशत में निकालना है तो प्रतिशत वाले में 100 का गुणा करेंगे। अब मान लगाते हैं 2 गोलों का आयतन, तो प्रतिशत संकुलन क्षमता बराबर 2 गोलों का आयतन, तो 2 गुणे गोले का आयतन, एक गोले का आयतन होता है 4/3 πr3, तो ये जाएगा 4/3 πr3, और इसका बटे कुल आयतन। कुल आयतन का मतलब एकक कोष्ठका का कुल आयतन, भुजा Q। अब चूंकि भुजा यहाँ A बराबर निकाला है आपने 4R/√3, तो ये हो जाएगा 4R/√3 गुणा 100, 4R/√3। अब यहाँ जो 4R/√3 होता है ये भुजा है, और भुजा का क्यूब होता है एकक कोष्ठका का कुल आयतन, तभी हो जाएगा इसका क्यूब। इसका जब क्यूब करोगे ये हो जाएगा, इसमें 4 दूनी 8/3 πr3, और इसका बटे 4R है, 4R है, तो 4 का जब घन करोगे ये 64 होता है, 4 चौगु 16 चौगु 64 R3, और इसका बटे है √3। √3 का जब घन करोगे ये हो जाएगा 3√3, इसमें गुणा 100। यहाँ से काट देते हैं, 3 से ये 3 कैंसिल, 8 एकन 8 और 8 अट्ठे 64, और R3 से R3 कैंसिल, तो यहाँ बचा क्या पाई × 100। अब यहाँ पर जो ये है इसका जब गुणा करोगे ये पहुँच जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा √3 का गुणा इसमें और इसका बटे 8, ये हो जाएगा। इसे स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। पाई का मान होता है 3.14 × 100 × √3 का मान होता है 1.732, इसका बटे 8। इनका सभी का गुणा करके 8 का भाग दे देते हैं। इसका गुणा जब करते हैं तो ये गुणा इसका आ जाता है 543.848, ये गुणा आता है, और बटे है इसका 8, यानी भाग इसमें 8 का। और जब स्टूडेंट्स इस 543.848 में 8 का भाग दे देते हैं तब ये मान आ जाता है 67.98। तब इसका स्टूडेंट्स ये मान आ जाता है 67.98, और 67.98 को लगभग लिख सकते हैं 68%।
सन्निकट मान में ये हो जाएगा 68%। अब बात आती है सरल घनी की, तो देखते हैं स्टूडेंट सरल घनी क्या है। सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता। अब सरल घनीय जालक क्या है, ये जो साधारण एकक कोष्ठिका होती है वो आती है सरल घनी के अंतर्गत। जो साधारण एकक कोष्ठिका होती है स्टूडेंट्स, इसमें आपको मालूम है साधारण जो घनी एकक कोष्ठिका है इसमें परमाणु अणु या आयन यानी जो अवयवी कण होते हैं वो केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। अवयवी कण कहाँ होते हैं, कोनों पर। ये जो एकक कोष्ठिका है इसमें 8 कोने हैं, 8 कोनों पर अवयवी कण होंगे यहाँ पर। तो अवयवी कण जब केवल कोनों पर हैं तो प्रत्येक कोने का अवयवी कण दोनों कोने वाले गोले के संपर्क में होता है, अर्थात जो इसमें गोला होगा वो इस तरह से होगा, यहाँ पर ये एक कोने पर ये और दूसरे इस कोने पर ये, इस प्रकार से होगा। इसी प्रकार गोले ये सभी कोनों पर होते हैं इस प्रकार से। इस कोने पर ये होगा इस प्रकार से। अब इस कोने पर जो गोला होगा वो इसके संपर्क में होगा इस प्रकार से। सभी एकक जो सभी कोने होते हैं इसमें कोने पर गोला जो होते हैं वो एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, अर्थात हम इसमें अगर कोई एक कोर ले लें, ये कोर ए ले गई, यहाँ पर कोर ये ले ली ए, ये हो गई आपकी, ये है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये एकक कोष्ठिका है। अब इसमें एक कोर की लंबाई यहाँ ले ली है ए। तो जो सरल घनी एकक कोष्ठिका है उसमें आपको मालूम है परमाणु केवल कोनों पर हैं, कोनों पर उपस्थित परमाणु एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, अतः जो त्रिज्या होती है r, वो त्रिज्या बराबर क्या होती है 2r के, यानी जो भुजा है a बराबर क्या है 2r, a बराबर 2r के है। अब निकालनी है आपको संकुलन क्षमता, तो प्रतिशत संकुलन क्षमता बराबर एक गोले का आयतन बटे एकक कोष्ठिका का कुल आयतन, एकक कोष्ठिका का कुल आयतन, कुल आयतन गुणे 100। अब देखो एक गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब, और इसका बटे एकक कोष्ठिका का कुल आयतन, और एकक कोष्ठिका जो होती है उसका आयतन होता है भुजा क्यूब, और भुजा a बराबर है 2r। जब भुजा a बराबर 2r के है तो ये हो जाएगा 2r और इसका हो जाएगा क्यूब गुणा 100। इसे कैलकुलेट कर दें, ये हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, और इसका बटे हो जाएगा 2r है, 2r का जब घन करोगे ये हो जाएगा 8r क्यूब, यानी 8r क्यूब इंटू 100। इसे काट देंगे, इसे जब काटेंगे तो ये हो जाएगा r क्यूब कैंसिल, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा। इसे काट दो तो ये हो जाएगा आपका पाई इंटू 100 अपॉन यहाँ पर 3 और यहाँ बटे 2 है, 3 दूनी 6, इसका गुणा कर दो। अब इसे पाई का लगा दो मान, जब पाई का मान लगाओगे ये हो जाएगा 3.14 इंटू 100 और इसका बटे है 6, तो ये हो जाएगा 314/6। अब 314/6, 314 में 6 का दे दो भाग, अर्थात ये हो जाएगा 52.33%। अब देखें सभी में संकुलन क्षमता क्या होगी, पीछे आपने निकाला था HCP और CCP, HCP व CCP में संकुलन क्षमता क्या होगी, HCP और CCP में होगी 74%। उसके बाद आता है अंतः केंद्रित घनीय, अंतः केंद्रित घनी में आता है 68%, और ये है सरल घनी। जो सरल घनी है इसमें है 52, सरल घनी में आता है 52.33%। ये सभी परसेंट में होगी, जो संकुलन क्षमता है ये प्रतिशत में होगी। तो स्टूडेंट्स आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और लगातार वीडियो पाते रहने के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं।